एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं परम्यूटेशंस, बाद में हम कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम परम्यूटेशंस देखते हैं क्या होता है। तो परम्यूटेशन जो वर्ड है वो आया है एक वर्ड पे से, परम्यूट, टू परम्यूट। परम्यूट वर्ड का मतलब होता है, परम्यूट वर्ड का मतलब है टू अरेंज। अगर हमें किसी भी चीज को अरेंज करना हो, सपोज कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें अरेंज करने हैं, या कुछ लोग हैं जिन्हें हमें एक लाइन में अरेंज करना है, तो हमें किसी भी चीज का अरेंजमेंट करना हो, वो ऑब्जेक्ट्स हो या पीपल हो, उनका अरेंजमेंट कितने वेज में हो सकता है उसे हम परम्यूटेशंस कहते हैं। हम उन्हें कितने तरीके में, कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, दैट इज परम्यूटेशन। तो यहाँ पर हम ये सीखने वाले हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर हमें दिए गए हैं तो उन्हें कितने तरीकों में अरेंज किया जा सकता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 3 लेटर्स हैं, ए बी एंड सी। 3 अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी। मुझे इन 3 अल्फाबेट्स को अलग अलग वेज में अरेंज करना है। जैसे एक अरेंजमेंट तो यही है इसका, ए बी सी इज वन ऑफ द अरेंजमेंट। अब इन्हीं 3 लेटर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी ए सी। ये अलग अरेंजमेंट हुआ, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो दिस इज डिफरेंट अरेंजमेंट। इन्हीं 3 लेटर्स को मैं सी बी ए ऐसे भी लिख सकता हूं। इन्हीं लेटर्स को मैं ए सी बी ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इस तरह से और कितने अरेंजमेंट्स होंगे, ये मैंने अभी कुछ अरेंजमेंट्स लिखे हैं, ऐसे और भी होंगे। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं ये 3 अल्फाबेट्स के, वो हमें पता लगाना है। तो उसे हम परम्यूटेशन कहते हैं। परम्यूटेशन की मदद से हम वो पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे तो मैं इस तरह से एक एक अरेंजमेंट तो लिखूंगा नहीं, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है मैं सारे लिख भी ना पाऊं। अगर ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, सपोज ये 3 ही अल्फाबेट्स हैं, तो 3 अल्फाबेट्स में फिर भी एक बार लिखना पॉसिबल है। लेकिन अगर मुझे 10 अल्फाबेट्स दे दिए, फिर उनका अरेंजमेंट लिखना बहुत डिफिकल्ट है, और हो सकता है हम सारे मैन्युअली लिख भी नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं, तो हो सकता है हम कुछ मिस भी कर जाएं। तो इसलिए कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो एक एक अरेंजमेंट लिखकर पता लगाना डिफिकल्ट भी है और टाइम टेकिंग भी है। तो इसलिए हम एक मेथड ऐसा फाइंड करेंगे, एक मेथड ऐसा सीखेंगे जिससे हम डायरेक्टली इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल पाए। यहां पर हम ये नहीं पता लगाएंगे कि उसके अरेंजमेंट्स क्या क्या होंगे, हम ये पता लगाएंगे कि कितने अरेंजमेंट होंगे, वो ऑब्जेक्ट्स कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। अब वो अरेंजमेंट्स क्या क्या है वो पता लगाना है, तो आपको एक एक अरेंजमेंट लिखना पड़ेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर पता लगाने हैं कि कितने तरीके से आप उसे अरेंज कर सकते हैं, वो इस मेथड से पता लगाया जा सकता है, जो हम अभी सीखने वाले हैं। तो अब उस मेथड पे जाने के लिए हम पहले एक प्रिंसिपल सीखेंगे, एक लॉ सीखेंगे, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऐसा कहता है, ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के एम वेज हैं, और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के एन वेज हैं, तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं तो हम एम और एन को मल्टीप्लाई करेंगे। एम इंटू एन से हमें उसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे। ऐसा ये प्रिंसिपल कहता है। हमें उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें मल्टीप्लाई करने हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूं, सपोज हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि एक रूम है जिसके अंदर एंटर करने के लिए हमारे पास 4
ऑप्शंस हैं, 4 डोर्स हैं यहाँ पे। ये 4 डोर्स हैं, 4 गेट्स हैं एंटर करने के लिए, और एग्जिट करने के लिए 3 गेट्स हैं यहाँ पे, 3 डोर्स हैं। ठीक है, ये एक रूम है जिसमें एंट्री के लिए ये 4 ऑप्शंस हैं, किसी में से भी आप एंटर कर सकते हैं। एग्जिट करने के लिए ये 3 ऑप्शंस हैं, किसी से भी एग्जिट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ऐसा है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू एंटर एंड एग्जिट द रूम? कितने वेज में रूम को एंटर करके एग्जिट किया जा सकता है, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि एंटर करके एग्जिट करना है, तो 4 तरीके हैं एंटर करने के लिए। एंट्री करनी है अगर हमें रूम में तो उसके 4 वेज हैं, और एग्जिट करना है अगर रूम से तो उसके लिए 3 वेज हैं। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं कि रूम में कितने तरीके से हम एंटर करके एग्जिट कर सकते हैं, उसके टोटल वेज निकालने हैं, तो हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमें मिलेगा 12 वेज। तो ये यहाँ पर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया कि एंटर करने के 4 तरीके हैं, एग्जिट करने के 3 तरीके हैं, तो एंटर करके एग्जिट करना है तो उसके 4 इंटू 3 12 वेज होंगे। वो 12 वेज क्या होंगे ये भी मैं आपको यहाँ पर लिख के बता सकता हूं, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा आंसर है। 12 वेज लिखना पॉसिबल है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ा आंसर आएगा तो एक एक तरीका, एक एक अरेंजमेंट लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अभी मैं ये बताता हूं ये 12 वेज कौन से होंगे। जैसे मैं जो एंट्री के डोर्स हैं इनको मैं नंबर दे देता हूं, दिस इज डोर 1, दिस इज डोर 2, दिस इज डोर 3, दिस इज डोर 4। और जो एग्जिट के डोर्स हैं उनको मैं लेटर्स दे देता हूं, ये है डोर ए, ये है डोर बी, और ये है डोर सी। एंटर करने के लिए 4 डोर्स हैं, 1 2 3 4। एग्जिट करने के लिए 3 डोर्स हैं, ए बी सी। तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं देखें। हम ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट डोर से एंट्री करके यहां से एग्जिट कर लें, ए से एग्जिट कर लें। फर्स्ट से एंट्री की और ए से एग्जिट कर लिया हमने। फिर फर्स्ट से एंटर करके बी से एग्जिट करें, फर्स्ट से एंटर किया और बी से एग्जिट। फर्स्ट से एंटर करके सी से एग्जिट करें, फर्स्ट से एंटर सी से एग्जिट। ये 3 तरीके हुए। इसी तरह सेकेंड डोर से एंटर करूंगा और ए से एग्जिट करूंगा, ये एक और तरीका हुआ। सेकेंड से एंटर करके बी से एग्जिट करें, ये एक और वे हुआ। सेकेंड से एंटर करके सी से एग्जिट करें, ये एक और वे हुआ। 3 तरीके और हो गए। सिमिलरली थर्ड डोर से एंटर करेंगे और ए से एग्जिट करेंगे, फिर थर्ड से एंटर करके बी से एग्जिट करेंगे, थर्ड से एंटर करके सी से एग्जिट करेंगे। और इसी तरह से फोर्थ डोर से एंटर करके ए से एग्जिट कर सकते हैं, बी से एग्जिट कर सकते हैं, सी से एग्जिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये टोटल 12 वेज आ गए हैं हमारे पास रूम में एंटर करके एग्जिट करने के। तो वही नंबर ऑफ वेज हमने यहां पर निकाल लिया था एक ही स्टेप में। हमें ये सारे अरेंजमेंट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्टली इस प्रिंसिपल का यूज करके नंबर ऑफ वेज फाइंड कर सकते हैं। तो यही मैं कह रहा था कि ये जो मेथड है परम्यूटेशन का मेथड, इससे हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज फाइंड कर सकते हैं। आज सारे अरेंजमेंट निकालने हैं अगर आपको, तो उसके लिए फिर एक एक अरेंजमेंट लिखना पड़ेगा, जो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये आपको याद रखना है, इसी का यूज हम अभी करने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर। जैसे मैंने यहाँ यूज किया है वैसे ही हम और क्वेश्चंस में भी इसका यूज करेंगे। तो एक बार ये प्रिंसिपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये मैंने प्रिंसिपल लिख दिया है, इफ देयर आर m ways to arrange an object and n ways to arrange another object, then total number of arrangements are m into n। तो अब हम इसका यूज देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर। जैसे सपोज मैं एक वर्ड लेता हूं, वर्ड मैंने लिया मैथ्स। अब इसके अंदर 5 लेटर्स हैं, MATHS। क्वेश्चन ऐसा है कि इन 5 लेटर्स को कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है और कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। जैसे ये एक वर्ड है, मैथ्स एक वर्ड है जो इन 5 लेटर्स से बनाया गया है। इसी तरह इन 5 लेटर्स से और कितने वर्ड्स बन सकते हैं अगर हम इसका अरेंजमेंट चेंज करते हैं। जैसे सपोज
अगर मैं इस तरह से कुछ लिखूं तो ये एक और वर्ड बन गया। अब उस वर्ड का मीनिंग है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम मीनिंगफुल वर्ड और मीनिंगलेस वर्ड दोनों देखने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड निकालना पॉसिबल नहीं है इस मेथड के थ्रू। ये मेथड हमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताएगा। तो इसलिए हम ये नहीं देखेंगे कि उन वर्ड्स का कोई मीनिंग होता है या नहीं, हमें बस वर्ड्स बताने हैं कितने वर्ड्स बन रहे हैं, वो मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो। हमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं। तो ये एक वर्ड बन गया इन 5 लेटर्स से। इसी तरह से मैं एक वर्ड ऐसा भी ले सकता हूं, ये एक और वर्ड बन गया इन 5 लेटर्स से। तो इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं। तो कितने वर्ड्स बनेंगे वो हमें फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोलेंगे हम उसे, टोटल नंबर ऑफ वेज भी कह सकते हैं। तो अब यहां पर हम यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि हमारे पास ये 5 लेटर्स हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 प्लेसेस बना लेंगे। अब फर्स्ट प्लेस पर, यहाँ फर्स्ट प्लेस पर मैं इन पांचों में से कोई भी एक लेटर यूज कर सकता हूं। यहां पर मैं एम भी रख सकता हूं, ए भी रख सकता हूं, टी भी रख सकता हूं, एच भी रख सकता हूं, एस भी रख सकता हूं। पांचों में से कोई भी एक लेटर यूज होगा। ऑप्शंस 5 हैं, यूज एक ही होगा, लेकिन ऑप्शंस हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, तो इसलिए हम यहां पर 5 लिखेंगे। यूज तो एक ही करेंगे, लेटर एक ही रखा जाएगा, लेकिन हमारे पास 5 तरीके हैं, 5 ऑप्शंस हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 रखेंगे। क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ये जो एम और एन है, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं कि एक ऑब्जेक्ट को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर मैं इन पांचों में से कोई भी लेटर रख सकता हूं। अब सपोज यहां मैंने ए रख दिया, ए को मैंने इस प्लेस पे रख दिया फॉर एग्जाम्पल। तो अब सेकंड प्लेस पे मैं इन 4 में से ही कोई रखूंगा, एम टी एच एस। क्योंकि अभी हम विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, विदाउट रिपीटेशन या फिर विथ रिपीटेशन। मतलब अभी हम कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसमें मैं 2 जगह पर ए रख देता हूं, ऐसा कुछ। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हर लेटर एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पर ए रखा है तो मैं उसे और किसी प्लेस पे नहीं रख सकता। तो अब सेकंड प्लेस पे मैं इन चारों में से कोई एक लेटर रखूंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्लेस पे ए रखा है ऐसा मैंने मान लिया। तो सेकंड प्लेस पे मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है मेरे पास, तो यहाँ 4 लिख देंगे। सपोज सेकंड प्लेस पे मैंने एम रख दिया, तो ए यूज हो गया, एम यूज हो गया। अब थर्ड प्लेस पे ये 3 ऑप्शंस हैं, टी एच और एस, तो यहां हम 3 लिख देंगे। यहां थर्ड प्लेस पे सपोज मैंने एच रख दिया। अब फोर्थ प्लेस पे 2 ही ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये 3 तो यूज हो गए हैं, एम ए और एच, तो यहां पर अब 2 ही ऑप्शंस हैं, टी और एस। इधर मैंने सपोज एस रख दिया, तो अब लास्ट प्लेस पे एक ही ऑप्शन है, सिर्फ टी आ सकता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये मैंने हर प्लेस पर कितने ऑप्शंस हैं वो लिखा है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि जब आप हर प्लेस के नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हो इंडिविजुअली, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। तो इसलिए यहां पर इनको मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 120। तो इसका मतलब होता है कि ये 5 लेटर्स जो हैं, इनको अरेंज कर करके आप 120 वर्ड्स बना सकते हो। जैसे ही मैंने ये एक बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा है, ऐसे ही 120 वर्ड्स बन सकते हैं टोटल, जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं होगा। रिपीटेशन वाले अभी हमने कंसिडर नहीं किए हैं, दिस इज विदाउट रिपीटेशन। तो ये तरीका होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने का बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आई होप ये आप सभी को क्लियर होगा। अब एक बार मैं पहले विथ रिपीटेशन की भी बात कर लेता हूं।
तो अगर हम अब विथ रिपीटेशन की बात करें, मतलब अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये 5 लेटर्स हैं मेरे पास, 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है मुझे, लेकिन अब कोई भी लेटर कितनी भी बार रिपीट हो सकता है। जैसे यहाँ पर ए 2 बार रिपीट हो रहा है, वैसे ही मैं ऐसा लेटर भी, ऐसा वर्ड भी बना सकता हूँ, TAMTT, सपोज दिस, टी 3 बार आ रहा है। ऐसा भी बना सकता हूँ MAAMM, M 3 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है। तो अब मुझे सारे वर्ड्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं जिसमें कोई भी लेटर कितनी भी बार रिपीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पर, इसे कहते हैं रिपीटेशन इज अलाउड, इसे कहते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अब मैं ऐसा बोलूंगा, फर्स्ट प्लेस पर मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, ये MATHS, इनमें से मैं कोई भी लेटर यूज कर सकता हूं फर्स्ट प्लेस पर। तो यहाँ ऑप्शंस हैं 5। यहां मैंने सपोज टी रख दिया, फर्स्ट प्लेस पर मैंने टी रख दिया। अब सेकेंड प्लेस पर भी तो मैं टी यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये विथ रिपीटेशन है, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीट हो सकते हैं लेटर्स। तो टी अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पर रख भी दिया है तो भी मैं उसे सेकेंड प्लेस पर यूज कर सकता हूं। तो फिर से सेकेंड प्लेस पर मेरे पास 5 ऑप्शंस ही हैं। विदाउट रिपीटेशन में एक एक ऑप्शन कम होता जाता है, क्योंकि हम एक एक ऑब्जेक्ट यूज करते जा रहे हैं और हम रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन विथ रिपीटेशन में रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट वापस से लिखा जा सकता है, वापस से रखा जा सकता है। इसलिए फर्स्ट प्लेस पर इन 5 में से कोई भी लेटर आए, सेकंड प्लेस पर भी वो लेटर वापस आ सकता है। तो सेकंड प्लेस पर फिर से 5 ऑप्शंस हो जाएंगे। अब यहां सपोज मैंने एच रख दिया, तो अगेन थर्ड प्लेस पर 5 ऑप्शंस हैं, क्योंकि टी और एच यहां यूज हो भी गया है तो भी यहां यूज हो सकता है। उसे मैं यूज करूंगा या नहीं, वो अभी मैं नहीं कह रहा हूं। यहां पर टी और एच में से ही कोई यूज होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऑप्शन तो है, यूज तो कर ही सकता हूं। इसलिए यहां पर ऑप्शंस तो हम 5 ही लिखेंगे। हम तो सिर्फ नंबर ऑफ ऑप्शंस देख रहे हैं कि हर प्लेस पर कितने ऑप्शंस हैं। तो इसलिए थर्ड प्लेस पर भी 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास, कोई भी लेटर यूज कर सकता हूं मैं। फिर से फोर्थ प्लेस पर भी 5 ऑप्शंस और फिफ्थ प्लेस पे भी 5 ऑप्शंस। तो इसलिए विथ रिपीटेशन में हर प्लेस पर सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, विदाउट रिपीटेशन में एक एक कम होते जाते हैं ऑप्शंस। तो अब यहां पर हम फिर से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन हो या विथ रिपीटेशन हो, वो प्रिंसिपल तो सभी के लिए है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3125। तो अगर हम लेटर्स को रिपीट करना चालू कर दें तो हमारे पास इतने वर्ड्स बनेंगे इन 5 लेटर्स का यूज करके। तो आप देख सकते हैं विथ रिपीटेशन में हमेशा ज्यादा आंसर्स आते हैं कंपेयर्ड टू विदाउट रिपीटेशन, क्योंकि अगर आप लेटर्स को रिपीट करने लग गए तो ऑब्वियसली वर्ड्स ज्यादा फॉर्म होंगे। तो इसलिए इसका आंसर हमेशा बड़ा आएगा। तो ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और यही परम्यूटेशन निकालने का, अरेंजमेंट्स निकालने का तरीका है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, लेकिन और क्वेश्चंस पे जाने से पहले अब मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस में हम एडिशन का साइन भी यूज कर सकते हैं, और करते हैं, कर सकते हैं नहीं, हमें करना होता है एडिशन का भी यूज। वो कब यूज करना होता है वो मैं बताने जा रहा हूं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो यही कहता है कि अगर आपके पास m ऑप्शंस और n ऑप्शंस हैं 2 प्लेसेस पे, तो टोटल ऑप्शंस यानी टोटल वेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर एडिशन साइन का यूज कब होगा वो अब मैं बताता हूं। आपको याद ऐसे रखना है कि जब भी हम एंड वर्ड यूज करेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे, और जब और वर्ड का यूज होगा तो हम एडिशन यूज करेंगे। ये आपको एक लॉ याद रखना है। अब ये एंड या और वर्ड क्वेश्चन में ही दिया होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में लिखा होगा एंड तो आप मल्टीप्लाई यूज करो, और लिखा होगा तो एडिशन यूज करो, ऐसा नहीं है। तो आपको खुद से सोचना है, खुद से आपको
ये डिसाइड करना है कि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एंड वर्ड ज्यादा कन्वीनियंट है या और कन्वीनियंट है। जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, रूम वाला एग्जाम्पल, जिसमें एंट्री के लिए हमारे पास 4 डोर्स हैं और एग्जिट के लिए 3 डोर्स हैं। तो इसमें मैंने ऐसा कहा था कि हमें रूम में एंटर करके एग्जिट करना है, तो उसके कितने तरीके हैं। तो एंट्री के लिए 4 ऑप्शंस हैं एंड एग्जिट के लिए 3 ऑप्शंस हैं। जब हम इसका स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे, देयर आर 4 वेज। मैं लिख देता हूं यहां पे वो स्टेटमेंट, देयर आर 4 वेज टू एंटर एंड एंड 3 वेज टू एग्जिट। एंटर करने के लिए 4 डोर्स हैं एंड एग्जिट के लिए 3 डोर्स हैं। यहां पर अगर आप एंड की जगह और यूज करते हैं, 4 वेज टू एंटर और 3 वेज टू एग्जिट, अब ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि या तो आप 4 डोर्स से एंटर करो या फिर 3 से एग्जिट करो। ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई एक चीज पॉसिबल है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। आप इनमें से किसी डोर से एंटर भी कर सकते हो और इनमें से किसी डोर से एग्जिट भी कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। इन दोनों के बीच में कोई एक चीज पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। और कब यूज होता है, जब कोई एक चीज पॉसिबल हो, पर यहां ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंड वर्ड ज्यादा कन्वीनियंट होगा, एंड वर्ड ज्यादा सूट करेगा, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसमें, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है। एंटर के लिए 4 डोज हैं और एग्जिट के लिए 3 डोज हैं। तो इसलिए यहां पर जब आप स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हो तो अपने आप एंड वर्ड का यूज कर रहे हैं, और का यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। ऐसे आप याद कर सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन कब यूज करना है। अब मैं कहता हूं, इसी क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में ही और वर्ड कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो भी मैं बताता हूं सेम क्वेश्चन में। तो अब मैंने ऐसा कहा कि जैसे सपोज इसको मैंने नंबरिंग दे दी थी, एंट्री वाले डोर्स को मैंने नंबरिंग दी थी, डोर 1, डोर 2, डोर 3, डोर 4, और एग्जिट वाले डोर्स को मैंने लेटर्स से डिनोट किया था, डोर ए, डोर बी एंड डोर सी। तो अब मैं ऐसा कहता हूं कि अगर मैंने रूम में फर्स्ट डोर से एंट्री ली, ये वाले डोर से मैंने रूम एंटर किया, तो मेरे पास एग्जिट करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। एक डोर से मैंने एंट्री ली एंड उसके बाद मेरे पास 3 ऑप्शंस है एग्जिट करने के लिए। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये 3 तरीके हुए। रूम में एंटर करके एग्जिट करने के 3 तरीके हुए ये। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं सेकेंड डोर से एंट्री लूं और फिर मैं तीनों में से किसी से एग्जिट ले लूं। सेकेंड डोर यानी फिर से मेरे पास एंटर के लिए एक तरीका है और एग्जिट करने के लिए 3 तरीके हैं। पहले मैंने फर्स्ट डोर से एंट्री लेकर इनमें से किसी एक से एग्जिट किया था, फिर मैंने सेकेंड डोर से एंट्री लेकर इनमें से किसी एक से एग्जिट किया, फिर मैं थर्ड डोर से एंट्री लेकर किसी एक से एग्जिट करूंगा, ए, बी या सी से, और फिर मैं फोर्थ डोर से एंट्री करके किसी एक से एग्जिट करूंगा। तो ये 4 केसेस बना लिए मैंने। अब मैं इन चारों में से कोई एक चीज ही कर सकता हूं। मैं या तो फर्स्ट डोर से एंट्री लूंगा, या फिर और सेकेंड डोर से एंट्री लूंगा, या फिर और थर्ड डोर से एंट्री लूंगा, और फोर्थ से एंट्री लूंगा। मैं चारों से तो अंदर नहीं जा सकता। एट अ टाइम मैं एक ही डोर में से अंदर जाऊंगा रूम के अंदर। तो इसका मतलब यहां पर और वर्ड यूज हो रहा है। ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आई कैन एंटर इन द रूम फ्रॉम फर्स्ट डोर और सेकेंड डोर और थर्ड डोर और फोर्थ डोर, क्योंकि मैं चारों में से एक साथ नहीं घुस सकता अंदर। एक ही इंसान किसी रूम के अंदर चारों डोर से एक साथ कैसे जाएगा, एक बार में एक ही डोर से जाएगा। तो मैं फर्स्ट डोर से जाऊंगा या फिर सेकंड से जाऊंगा। तो इसलिए अब इसके बीच में और आ रहा है तो हम यहां पर एडिशन का यूज करेंगे। फिर से इसके बीच में और आ रहा है तो हम वापस से एडिशन का यूज करेंगे, और यहां पर भी और आ रहा है तो हम इधर भी एडिशन का यूज करेंगे।
तो जहां पर मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है वहां मैंने एंड का यूज किया था, इसलिए मल्टीप्लिकेशन लगाया। यहां पे भी आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बिकॉज फर्स्ट डोर से एंटर करके मैं तीन में से किसी से भी एग्जिट कर सकता हूं। तो एंटर करने के लिए एक तरीका है एंड एग्जिट के लिए तीन। तो यहाँ एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई। और यहां पर मैंने और यूज किया है क्योंकि या तो मैं फर्स्ट डोर से एंटर करूंगा या फिर सेकंड से करूंगा, तो उसके बीच में और आएगा, इसलिए मैंने एडिशन यूज किया है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कब एडिशन यूज होता है और कब मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। तो ये लॉ आपको याद रखना है। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था, देयर आर 12 वेज टू एंटर एंड एग्जिट, जो हमें यहां से मिला था। लेकिन ये तरीका ज्यादा कन्वीनियंट है, ये ज्यादा इजी है। इसमें हमें सारे केसेस निकालने पड़ेंगे और फिर ऐड करना होगा। और इसमें हम सिंपली देख सकते हैं एंट्री एंट्री के लिए कितने ऑप्शंस है, एग्जिट के लिए कितने ऑप्शंस है, और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों से हमें सेम आंसर मिलेगा। लेकिन ये ज्यादा प्रेफरेबल है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आप इस तरीके से आंसर निकाल पाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जब आपको एडिशन भी लगाना ही पड़ता है। ऐसा भी मैं अभी एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा। लेकिन आपको दोनों चीजें सीखनी है, दोनों चीजें याद करनी है, दोनों चीजें समझनी है कि एडिशन कब होता है, मल्टीप्लिकेशन कब होता है। बिकॉज क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है हमें कौन सा साइन यूज करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन अब सभी को क्लियर होगा, ये लॉ सभी को क्लियर होगा कि किस तरह से हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है। और एक ही क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से करके बताया है कि दोनों में क्या फर्क है, और दोनों में हम किसी में मल्टीप्लिकेशन और किसी में एडिशन क्यों लगा रहे हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चले कि एडिशन कुछ क्वेश्चंस में लेना जरूरी क्यों होता है। तो जैसे अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं कि मेरे पास सपोज 5 फ्लैग्स हैं। ठीक है, 5 अलग अलग तरह के फ्लैग्स हैं मेरे पास, सपोज 5 अलग कलर्स के फ्लैग हैं। एक रेड है, एक येलो है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, और एक वाइट है। ये 5 अलग अलग कलर के फ्लैग्स हैं मेरे पास। अब क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे अरेंज करना है इन फ्लैग्स को। कितने फ्लैग अरेंज करने हैं मुझे? एटलीस्ट 3 फ्लैग्स। मुझे कम से कम 3 फ्लैग्स को अरेंज करना है एक रो में, एक लाइन में, और बताना है ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेड, येलो और ब्लू ये एक अरेंजमेंट बनाया 3 फ्लैग्स का। फिर मैंने येलो, ग्रीन, व्हाइट ये एक अरेंजमेंट बनाया। फिर मैंने ग्रीन, रेड, ब्लू ये एक अरेंजमेंट बनाया। तो ऐसे 3-3 फ्लैग्स के मैं बहुत सारे अरेंजमेंट बना सकता हूँ। कितने बनेंगे वो अभी हम देखते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है एटलीस्ट 3। एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वर्ड का मतलब है मिनिमम। एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है मिनिमम। मतलब हमें यहां पर कम से कम मिनिमम 3, मिनिमम मतलब कम से कम 3 फ्लैग्स का हमें यूज करना है और अरेंज करना है। मतलब मैं 3 फ्लैग्स को तो अरेंज करूंगा ही, इसके बाद मुझे 4 फ्लैग्स और 5 फ्लैग्स के अरेंजमेंट भी निकालने हैं। तो 4 फ्लैग्स के अरेंजमेंट कैसे होंगे उसके मैं कुछ एग्जांपल्स अगर बताऊं, तो जैसे ऐसा कुछ येलो, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू ये एक अरेंजमेंट हुआ। फिर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो ये एक अरेंजमेंट हुआ। इस तरह से 4-4 फ्लैग्स के अरेंजमेंट भी कितने होंगे वो मुझे निकालना है। फिर 5-5 फ्लैग्स के अरेंजमेंट, मतलब रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, व्हाइट ये एक अरेंजमेंट हुआ 5 फ्लैग्स का। ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट, रेड ये एक अरेंजमेंट हुआ। तो ऐसे 5 फ्लैग्स के अरेंजमेंट भी निकालने हैं। तो एटलीस्ट 3 का मतलब होता है कि मुझे 3 फ्लैग्स के अरेंजमेंट, 4 फ्लैग्स के अरेंजमेंट और 5 फ्लैग्स के अरेंजमेंट सब फाइंड करने हैं।
इससे पहले मैं जो क्वेश्चन ले रहा था, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला जो एग्जांपल लिया था, ये वाला, इसमें मैंने 5 लेटर्स हैं तो पांचों का अरेंजमेंट बताया था कि 5 लेटर्स को अरेंज करके 5 लेटर वर्ड बनाने हैं। यहाँ पर मैंने फाइंड किए थे 5 लेटर वर्ड के पांचों का यूज करके कितने वर्ड बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लेटर या 4 लेटर का यूज करके कितने वर्ड्स बनेंगे वो नहीं निकाला था, वो हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 5 फ्लैग्स तो है, लेकिन आपको 5 फ्लैग्स के अरेंजमेंट ही नहीं निकालने हैं। 4 फ्लैग्स को अरेंज करके और 3 फ्लैग्स को अरेंज करके कितने वेज होते हैं, कितने अरेंजमेंट्स होते हैं, वो भी निकालना है। तो इसलिए टोटल ऑब्जेक्ट जितने होते हैं उनमें से कम भी अरेंज करने को कह सकते हैं, कि सारे अरेंज नहीं करने, उसमें से थोड़े ऑब्जेक्ट्स ही अरेंज करने हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब देखें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 3 फ्लैग्स का अरेंजमेंट निकाल लेते हैं कि अगर मैं ये 5 में से 3 ही फ्लैग लेता हूं, फिर चाहे मैं रेड येलो ब्लू लूं या येलो ग्रीन व्हाइट या ग्रीन रेड ब्लू, कोई भी 5 में से कोई भी 3 फ्लैग्स अगर मैं लेता हूं और उनको अरेंज करता हूं तो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा, फर्स्ट प्लेस पर मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी एक फ्लैग मैं यहां रख सकता हूं, तो इधर 5 ऑप्शंस हैं। तो मैंने फर्स्ट प्लेस पर 5 लिख दिया। अब यहां सपोज मैंने येलो रख दिया, फर्स्ट प्लेस पर मैंने येलो रख दिया। अब मैं सेकंड प्लेस पर 4 फ्लैग्स ही यूज कर सकता हूं, 4 में से कोई एक। ऑप्शंस तो 4 ही हैं क्योंकि एक यहां रख चुका हूं मैं, तो इधर 4 ऑप्शंस हैं। यहां सपोज मैंने व्हाइट रख दिया, तो अब थर्ड प्लेस पर मेरे पास 3 ही ऑप्शंस हैं, रेड ब्लू और ग्रीन। 2 यूज कर चुका हूं मैं, तो यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। तो इस केस में हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स, मतलब 3 फ्लैग्स वाले केस में हमारे पास टोटल अरेंजमेंट आ गए 60। तो ये जो मैंने आपको 3 अरेंजमेंट लिखकर बताए हैं, इस तरह से टोटल 60 अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। 3 3 फ्लैग लेकर, कोई भी 3 फ्लैग अगर आप लेते हैं तो 60 अरेंजमेंट्स बना सकते हो। जैसे मैंने ये 3 लिखे हैं, ऐसे टोटल 60 बनेंगे, उसमें से मैंने 3 लिखे हैं। तो ये 3 फ्लैग के अरेंजमेंट हमने निकाल लिए। अब हम 4 फ्लैग के निकालते हैं। तो 4 प्लेसेस हैं हमारे पास। अब फर्स्ट प्लेस पर मैं कोई भी एक फ्लैग रख सकता हूँ, 5 ऑप्शंस हैं। सपोज फर्स्ट प्लेस पर मैंने ब्लू रख दिया, तो अब सेकंड प्लेस पर 4 ऑप्शंस हैं, रेड येलो ग्रीन व्हाइट। थर्ड प्लेस पर 3 ही ऑप्शंस रहेंगे। सेकंड प्लेस पर सपोज येलो रखा है, तो अब थर्ड प्लेस पर 3 ही ऑप्शंस हैं। थर्ड प्लेस पर मैंने ग्रीन रख दिया, तो अब फोर्थ प्लेस पर 2 ही ऑप्शंस हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं वो भी आप देख लें। देयर आर 5 ऑप्शंस ऑन फर्स्ट प्लेस एंड 4 ऑप्शंस ऑन सेकंड प्लेस। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट प्लेस पर या तो 5 ऑप्शंस हैं या फिर सेकंड प्लेस पे 4 ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट प्लेस पे भी मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं एंड सेकंड प्लेस पे भी 4 ऑप्शंस हैं, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो वही सिंपल सा लॉजिक है, जैसा मैंने पहले बताया, वो लॉ यूज करो आप। जहां एंड यूज हो रहा है वहां मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर एंड यूज हो रहा है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। देयर आर 5 ऑप्शंस ऑन फर्स्ट प्लेस एंड 4 ऑप्शंस ऑन सेकंड प्लेस एंड 3 ऑप्शंस ऑन थर्ड प्लेस एंड 2 ऑप्शंस ऑन फोर्थ प्लेस। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा 120 अरेंजमेंट्स। तो ये जो मैंने 4 फ्लैग्स के अरेंजमेंट लिखे हैं, ऐसे 120 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें से मैंने ये 2 लिखे हैं, ऐसे 120 अरेंजमेंट है। तो ये हमने 3 फ्लैग्स और 4 फ्लैग्स के अरेंजमेंट्स निकाल लिए। अब 5 फ्लैग्स के निकाल लेते हैं। तो अब अगर मुझे ये पांचों फ्लैग्स का यूज करना है, तो पांचों को यूज करके कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट प्लेस पे 5 ऑप्शंस, कोई भी रख सकता हूं, सपोज मैंने रेड रख दिया। सेकंड प्लेस पर 4 ऑप्शंस रहेंगे, सपोज यहां मैंने ब्लू रख दिया। थर्ड प्लेस पर 3 ऑप्शंस, येलो ग्रीन और व्हाइट है, सपोज व्हाइट रख दिया। फोर्थ प्लेस पर 2 ऑप्शंस हैं, सपोज येलो रखा मैंने। और लास्ट प्लेस पर फिर एक ही ऑप्शन बचता है, सिर्फ ग्रीन ही रख सकता हूँ, 4 तो मैं रख चुका हूँ ऑलरेडी। तो इधर एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम लॉजिक जो हमने ऊपर दोनों में लगाया। तो इसके भी 120 अरेंजमेंट्स। तो ये जो 5 फ्लैग्स के अरेंजमेंट मैंने लिखे हैं, ऐसे अरेंजमेंट्स भी 120 हो सकते हैं, जिसमें से ये 2 लिखे हैं मैंने। तो अब मुझे 3 फ्लैग्स के अरेंजमेंट मिल चुके हैं, 4 के मिल चुके हैं और 5 के मिल चुके हैं।
क्वेश्चन में कहा था टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालो, कम से कम 3 फ्लैग का यूज होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 फ्लैग्स या 4 फ्लैग्स या 5 फ्लैग्स, सारे अरेंजमेंट हमें निकालने हैं। या तो हमें 3 फ्लैग यूज करने हैं, या फिर और मतलब एडिशन, हमें 4 फ्लैग यूज करने हैं, या फिर हमें 5 फ्लैग यूज करने हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने 3 भी यूज कर लिए 4 भी यूज कर लिए, 7 फ्लैग तो है ही नहीं मेरे पास, तो कहां से यूज करूंगा? या तो मैं 3 यूज करूंगा, या फिर 4 यूज करूंगा, या फिर 5 यूज करूंगा। तो इसलिए यहां पर हमारे पास, जब हम स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो वर्ड यूज हो रहा है और, अब एंड यूज नहीं हो रहा है, अब और यूज हो रहा है। इन तीनों के बीच में और वर्ड का यूज हो रहा है कि या तो मैं 3 फ्लैग्स का अरेंजमेंट कर सकता हूं, या 4 फ्लैग्स का कर सकता हूं, या 5 फ्लैग्स का। तो ये जो मैंने 3 केसेस बनाए हैं, इन तीनों केसेस को हमें ऐड करना होगा, तो हमें टोटल वेज या टोटल अरेंजमेंट मिलेंगे, तो वो आ जाएगा 300। तो टोटल 300 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं यूजिंग एटलीस्ट 3 फ्लैग्स। तो इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों का यूज करना होगा, और कोई तरीका नहीं है। इधर मल्टीप्लिकेशन ही यूज होगा और यहां पर एडिशन ही यूज होगा। तो दोनों चीजें इसमें यूज हो रही हैं इस क्वेश्चन के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से या सिर्फ एडिशन से कर सकते हैं, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन देखा। इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई भी एक मेथड से आप करो, आंसर सेम आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का यूज करना ही होता है। कहीं पे मल्टीप्लिकेशन और कहीं पे एडिशन यूज होता है। वो आपको पता चलेगा कि एंड कहाँ यूज हो रहा है और कहाँ यूज हो रहा है। ये जब आप सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, कहाँ एडिशन करना है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरह से एंड और का यूज करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करके देखेंगे। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।